गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारत में उग्र दल अर्थात गरम दल के उदय होने के कारण। भारत में उग्र दल अर्थात गरम दल के उदय होने के क्या कारण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने उदारवाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा उग्रवाद की कार्य विचारधारा, कार्यपद्धति तथा उग्रवादियों की प्रमुख उपलब्धियां, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा उदारवाद व उग्रवादियों की विचारधारा में जो अंतर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम भारत में उग्र दल अर्थात गरम दल के उदय होने के प्रमुख कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि 1905 से 6 से लेकर 1919 तक के काल को उग्र दल के नाम से जाना जाता है अर्थात गरम दल के नाम से जाना जाता है। उग्र दल के प्रमुख जो नेता थे बाल कहे जाते हैं। उग्र दल के प्रमुख नेता बाल माने जाते हैं अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल उग्र दल के प्रमुख नेता रहे थे। उग्र दल के नेता हिंसात्मक साधनों में विश्वास रखते थे तथा सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष अनिवार्य मानते थे। तो 1905 से 6 से लेकर 1919 तक का काल उग्र राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। उदारवादियों की अनुन्य विनय की नीति से अनेक कांग्रेसी असंतुष्ट हो चुके थे। इसके अलावा 1895 से 1905 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला था। उग्रवादी लोग ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति नहीं रखते थे, न ही उग्रवादियों की अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उग्रवादी नेता संघर्ष, बलिदान आदि को अनिवार्य मानते थे तथा स्वावलंबन पर बल देते थे। वे स्वदेशी और बहिष्कार के सिद्धांतों का पालन किया करते थे। वे संवैधानिक साधनों के स्थान पर बहिष्कार तथा संगठित राष्ट्रीय प्रतिरोध का ही समर्थन किया करते थे। तो इस प्रकार उग्रवाद के नेता जो है, इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं था। ये सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष को उचित मानते थे तथा हिंसात्मक साधनों से अपनी मांगों को मनवाने के पक्ष में थे। तो आइए देखते हैं 1895 से 1905 के बीच घटित प्रमुख घटनाएं जिसके कारण भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें पहला है उदारवादियों के मांगों की उपेक्षा। उदारवादियों की मांगों की उपेक्षा। तो उदारवादियों के मांगों की उपेक्षा उग्र दल के उदय होने का प्रमुख कारण माना जाता है। उदारवादियों के मांगों की उपेक्षा उग्र दल के उदय होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि उदारवादियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भारतीय नवयुवकों में आक्रोश की
भावना जागृत हुई थी, अतः वे उदारवादियों की भिक्षावृत्ति नीति की कटु आलोचना ये करने लगे थे। अब इन्होंने अनुभव कर लिया था कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनुन्य विनय प्रार्थनाएं, याचिकाएं, शिष्टमंडल जैसे स्वैधानिक साधन अनुपयोगी और अपर्याप्त हैं। अब युवा पीढ़ी के लोग प्रश्न करने लगे कि उन संवैधानिक साधनों को अपनाने से क्या लाभ है, जो 20 वर्षों के प्रयत्नों के उपरांत भी विधान परिषदों में वांछित सुधार नहीं लाया जा सका तथा भारतीय प्रशासन में उनको स्थान नहीं दिला पाया। तो लाला लाजपत राय ने कहा भी था कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए, न ही उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। तिलक जी ने भी कहा था कि प्रार्थनाओं व विरोध पत्रों के दिन अब बीत चुके हैं। यह अपेक्षा करना कि हमारी प्रार्थनाओं पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा व्यर्थ है, जब तक कि प्रार्थनाओं के पीछे कोई दृढ़ संकल्प न हो। अतः उग्रवादी जो नेता थे, इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए संघर्ष का सहारा लेने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उदारवादियों की मांगें मानने को तैयार नहीं थी, जबकि वे संवैधानिक साधनों से अपनी मांगें मनवाने के पक्ष में थे। यही कारण है कि भारत में उग्र दल का उदय हुआ। नंबर 2 है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप भी भारत में उग्र दल के उदय होने का कारण माना जाता है। 1896-97 में दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अकाल पीड़ित लोगों के लिए कोई सहायता की नीति नहीं अपनाई थी और न ही इसके निवारण हेतु कोई प्रभावशाली कदम उठा पाई थी। सरकार की उदासीनता से तिलक जी काफ़ी क्रोधित भी हुए और उन्होंने समाचार पत्रों द्वारा किसानों को लगान न देने की अपील की थी। इसी प्रकार 1897-98 में बम्बई प्रांत के पश्चिम भाग में प्लेग की भयंकर बीमारी उस समय फैल गई थी। प्लेग का सामना करने के लिए सरकार ने कठोर नीति अपनाई। इस अवसर पर पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड ने सैनिकों से काम लिया। ये सैनिक घरों में घुसकर स्त्रियों से दुर्व्यवहार करने लगे थे। बीमारी वाले मकानों को ये ज़बरदस्ती गिरा दिया करते थे और मकानों के निवासियों को ज़बरदस्ती कैंपों में भेज दिया जाता था। तो अंग्रेज़ों के इस व्यवहार से भारतीयों में तीव्र आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। अतः तिलक जी ने अपने समाचार पत्र केसरी में सरकार की इस नीति की कटु आलोचना की। इस पर दामोदर हरि चापेकर नामक एक युवक ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक आस्ट्रेड की हत्या कर दी थी। इस अवसर पर सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और दामोदर चापेकर को फांसी दी गई थी। तिलक जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 18 महीने का कठोर कारावास दिया गया था। इससे संपूर्ण राष्ट्र में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भी लिखा कि तिलक की कैद पर सारा राष्ट्र उस समय उदासीन था, रो रहा था। अतः इस घटना से उग्रवादी विचारधारा को काफ़ी बल मिला था। नेक्स्ट है धार्मिक पुनरुत्थान।
उग्र दल के उदय होने का एक कारण माना गया। तो धार्मिक पुनरुत्थान ने उग्रवादी विचारधारा के विकास को काफ़ी बल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। इन्होंने ही देशवासियों को अपनी संस्कृति से प्रेम करना सिखाया। भारत के प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि इस धार्मिक पुनरुत्थान से काफ़ी प्रभावित भी थे। तिलक जी ने गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव आदि के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया था। इसी प्रकार बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल में काली और दुर्गा पूजा के माध्यम से भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना संचारित की थी। अरविंद घोष ने भी कहा था कि स्वाधीनता हमारे जीवन का लक्ष्य है और केवल हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। इस प्रकार धार्मिक पुनरुत्थान ने उग्रवादी विचारधारा को बल प्रदान किया था और भारत में उग्र दल का उदय हुआ था। नेक्स्ट है आर्थिक असंतोष। नेक्स्ट है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष भारत में उग्र दल के उदय होने का कारण माना जाता है। तो आर्थिक दरिद्रता, आर्थिक असंतोष सदैव ही क्रांति को जन्म देते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण ही भारतीय लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हुए। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ी। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अंग्रेजों ने अपनी औद्योगिक नीति के चलते भारत का वस्त्र उद्योग भी चौपट कर दिया था। भारत से कच्चा माल लेकर इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा पक्का माल तैयार किया जाता था। भारत में उसे अच्छी कीमतों पर बेचा जाता था। इसके अलावा भारत का विपुल धन इंग्लैंड पहुंचाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी। तो इससे भारतवासियों में तीव्र आक्रोश की भावना जागृत हुई थी, क्योंकि वे अपनी दयनीय दशा के लिए ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायी ठहराते थे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के चलते ही शिक्षित भारतीयों में भी असंतोष व्यापक था, क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर नौकरियों में स्थान नहीं मिल पाता था। बेरोजगारी की समस्या शिक्षित वर्ग में अत्यधिक थी। अतः इसके परिणाम स्वरूप ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। नेक्स्ट है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिससे भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला था। 1896 में अफ्रीका के एक छोटे देश एबिसिनिया ने यूरोप के शक्तिशाली देश इटली को पराजित कर दिया था। तो गेरट का कहना था कि इटली की जो पराजय है 1897 में आंदोलनों को बल प्रदान किया था। इसी प्रकार जापान ने 1904-05 में रूस को पराजित कर दिया था। इन दोनों ही घटनाओं से यूरोपियन देशों की अजेयता का खंडन हो गया था। इन घटनाओं ने भारतीयों में दीनता, हीनता और निराश की भावनाओं को नष्ट कर दिया था तथा भारतवासियों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना जागृत कर दी थी तथा भारतीयों में उत्साह एवं
साहस की भावनाएं उत्पन्न की। भारतीयों में यह धारणा उत्पन्न हुई कि देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्रीयता के बल पर ही गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। अतः अब हमें अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति पानी चाहिए। यही कारण है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, अर्थात उग्र दल, गरम दल का उदय हुआ था। नेक्स्ट है विदेशों में भारतीयों से दुर्व्यवहार। विदेशों में भारतीयों से दुर्व्यवहार। तो विदेशों में भारतीयों से दुर्व्यवहार भी भारत में उग्र दल के उदय होने का कारण माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति काफ़ी खराब थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार उस समय किया जाता था। नेटाल तथा ट्रांसवाल में भारतीयों को 3 पाउंड कोल का टैक्स देना पड़ता था। उन्हें नगर से दूर निर्धारित स्थानों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय राजमार्ग पर नहीं चल सकते थे और न ही रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा कर सकते थे। तो इस प्रकार भारतवासियों ने अनुभव किया कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्गति का जो मुख्य कारण है वह उनकी पराधीनता ही है। अतः भारतवासियों को पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा मिली और अब वे संघर्ष आवश्यक समझने लगे कि जब तक भारत में ब्रिटिश सरकार है तब तक देश का आर्थिक विकास संभव ही नहीं है और उनकी सैन्य दशा के लिए भी ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी है। अतः इनमें आक्रोश की भावना जागृत हुई, इससे भारत में उग्र दल का उदय हुआ। नेक्स्ट है अंग्रेजों का अहंकारयुक्त व्यवहार। अंग्रेजों का अहंकारयुक्त व्यवहार। अंग्रेजों का अहंकारयुक्त व्यवहार भी भारत में उग्र दल के उदय होने का एक कारण माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज अपनी सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली विकसित करना चाहते थे। अंग्रेज भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, उन्हें हीन व तुच्छ मानते थे। भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज सैनिक और अन्य अधिकारी भी भारतीयों के साथ मारपीट किया करते थे, परंतु उन्हें दंडित नहीं किया जाता था। कुछ अंग्रेज सैनिकों ने एक भारतीय महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ आपत्तिजनक घटना को अंजाम दिया, परंतु अपराधियों को दंड नहीं दिया गया था। इसी प्रकार 1902 में सियालकोट के 2 घुड़सवार सैनिकों ने अपने भारतीय रसोइयों को इतना पीटा था कि उसकी मृत्यु तक हो गई थी। उसका अपराध यह था कि उसने उन सैनिकों के लिए एक देशी स्त्री का प्रबंध करने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार अंग्रेज जो है ऐसे अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराए गए थे। अतः अंग्रेजों की इसी अहंकार भावना के कारण ही भारतवासियों में तीव्र आक्रोश की भावना जागृत हुई थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों का अहंकारयुक्त व्यवहार भारत में उग्र दल के उदय होने का एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव।
पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव भी भारत पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में उग्र दल का उदय हुआ था। भारतवासी मैजीनी, काबूर, गैरीबाल्डी आदि की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। इन नेताओं ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन नेताओं के राष्ट्रीय विचारों से भारतवासी काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसके अलावा फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड संघर्ष से भी भारतवासियों को प्रेरणा मिली। इन आंदोलनों से प्रेरित होकर ही भारत के नेताओं ने उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपनाने का निश्चय किया था। इससे भारतवासियों में यह धारणा उत्पन्न हुई कि संगठित होकर ब्रिटिश सरकार का सामना किया जा सकता है। अतः इससे उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला था। इसी प्रकार नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति भी भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय होने के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है, क्योंकि 1899 में कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम पास किया था, जिसके अनुसार निगम की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी और विश्वविद्यालयों पर सरकार का कठोर नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1904 में प्रशासकीय गुप्ता अधिनियम पास किया गया, जिससे भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहुत अधिक तक सीमित हो गई थी और अब वे सरकार की आलोचना करने लगे थे। लॉर्ड कर्जन, जो कि एक अहंकारी व्यक्ति था, उसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्ति प्रदान नहीं की थी, क्योंकि उसे भारतीयों की योग्यता और ईमानदारी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। यही कारण है कि लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति से भारतवासियों में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा भी था कि लॉर्ड कर्जन के कार्यों का विरोध करने के लिए सारा भारत राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ था और भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके संपूर्ण राष्ट्र में क्रोध की अग्नि को भड़का दिया था। 16 अक्टूबर 1605 को बंगाल विभाजन की योजना लागू की गई थी। इससे भारतवासियों में तीव्र आक्रोश की भावना फैली। लॉर्ड कर्जन हिंदुओं तथा मुसलमानों में फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को अवरुद्ध कर देना चाहते थे। वास्तव में बंगाल विभाजन फूट डालो और शासन करो की नीति के अनुरूप भी किया गया था। अतः भारतवासियों ने बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था और 16 अक्टूबर 1905 के दिन को काला कानून, काले दिवस के रूप में इसे घोषित किया। वंदे मातरम के गीत गाए गए, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया था। अब लोगों का संवैधानिक साधनों में बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया था। नवयुवक पूछने लगे कि यदि संवैधानिक साधनों का परिणाम बंगाल विभाजन है तो इसे अपनाने का क्या लाभ। बंगाल विभाजन की घटना से
नाराज होकर ही तिलक जी ने कहा था कि राजनैतिक अधिकारों को लड़कर प्राप्त अब करना होगा। उदारवादी भी सोचने लगे कि अनुरोध के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हमारा विचार है कि अधिकार केवल शक्तिशाली दबाव से ही प्राप्त किए जाते हैं। अतः बंगाल विभाजन के पश्चात बहिष्कार व स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला, जिससे उग्र राष्ट्रवाद की धारा को बल मिला था। नेक्स्ट है बाल लाल का नेतृत्व। अंतिम है बाल लाल का नेतृत्व। तो बाल लाल का नेतृत्व उग्र दल के उदय का प्रमुख कारक भी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने उग्र दल के उदय में अपना मुख्य योगदान दिया। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के समर्थक थे। इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और ये भारत में ब्रिटिश शासन को अभिशाप मानते थे। इन्होंने ही उदारवादियों की भिक्षावृत्ति नीति की कटु आलोचना की थी, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया, विदेशी को बहिष्कार करने के लिए कहा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया तथा उसकी जगह स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया था। उग्रवादी नेता संघर्ष को अनिवार्य मानते थे। वे देश को स्वतंत्र कराना अपना मुख्य कर्तव्य भी समझते थे। इन्होंने ही देशवासियों में स्वतंत्रता, समानता, त्याग, बलिदान, भाईचारे आदि की भावनाओं को संचालित किया था। इन्होंने ही अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से भारतवासियों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संचालित किया। इन्होंने अनुन्य विनय की बजाय आंदोलन और संघर्ष का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी थी और उग्र दल अर्थात गरम दल विचारधारा को इन्होंने ही बल प्रदान किया था। तिलक जी ने घोषित भी किया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसी प्रकार अरविंद घोष ने कहा था कि हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी नहीं है, हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी नहीं है, बल्कि हमारी शिथिलता और कायरता है। एक अधीन राष्ट्र में स्वतंत्रता के लिए बलिदान की आवश्यकता है। राजनीति की आराम कुर्सी पर बैठकर विदेशी सत्ता नहीं हिलाई जा सकती। अतः हमें ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर निकालने के लिए संघर्ष और हिंसा का सहारा लेना ही होगा। अतः बाल लाल पाल का नेतृत्व जो है भारत में गरम दल तथा उग्र दल की विचारधारा को प्रोत्साहित करने में इन्होंने काफ़ी बल प्रदान किया था। तो इसी प्रकार भारत में उग्र दल के उदय होने के प्रमुख कारण उदारवादियों की मांगों की अपेक्षा प्राकृतिक प्रकोप, धार्मिक पुनरुत्थान, आर्थिक असंतोष, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशों में भारतीयों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार, पश्चिम में क्रांतिकारियों का प्रभाव, पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव, लाल कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, बंगाल का विभाजन 1905 जिससे बहिष्कार है, स्वदेशी को बल मिला। इसी प्रकार बाल लाल पाल का नेतृत्व जो कि भारत में उग्र दल के उदय होने का प्रमुख कारक समझा जाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है भारत में उग्र दल के उदय के कारण यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।